हेलो स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस को, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को, सेशन को बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए भी, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए उनको आप नोट भी करते चलिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी विद क्वेश्चन नंबर 1। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। वर्ड्सवर्थ जाने जाते थे किस नाम से? लैंकशायर रीजन, असेक्स रीजन, लेक डिस्ट्रिक्ट या वसेक्स रीजन। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? लेक डिस्ट्रिक्ट के पोएट के नाम से जाने जाते हैं, यानी इनको, और इनके साथ में साउदी, ये रोमांटिक एज के पोएट्स हैं, और इनके साथ में कॉलरिज। तो ये जो तीन हैं इनको लेक पोएट्स भी कहा जाता है। किसको किसको? ये आपके हो गए वर्ड्सवर्थ और ये दोनों, ठीक है। वर्ड्सवर्थ, साउदी एंड कॉलरिज आर कॉल्ड लेक पोएट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीजीटी 2013 में आया हुआ है। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो कोकरमाउथ में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Why is the year 1798 taken to be? क्यों the year 1798 taken to be the beginning of romantic movement? यानी कि 1798 के साल को बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत के तौर पर क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसी साल लिरिकल बैलेट्स जो है वो पब्लिश हुई थी, ठीक है। लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुई थी और इसमें आपके विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पोएम्स थी, ठीक है। दोनों ने मिलकर के इसको क्या किया था? पब्लिश कराया था, और इसी के साथ रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज। रोमांटिक एज को कहा जाता है या जाना जाता है और किस नाम से? एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि रोमांटिक एज के जो प्रोमिनेंट फिगर थे वो वर्ड्सवर्थ ही थे। इन व्हिच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस को इन्होंने कब जोड़ा था? तो ये जो दूसरा एडिशन आया था इसका 1800 में, तब इसमें वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस जोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ was appointed poet laureate of England। किसके बाद वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का पोएट लॉरिएट बनाया गया था? तो इनसे पहले हमारे थे रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी की बाद जो है वो वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट रीडर। किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को? उन्हें लॉस्ट लीडर कह करके, लॉस्ट लीडर कह करके इन्हें जो है ब्राउनिंग ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स इन द ईयर। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वर्ड्सवर्थ ने किस सन में लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस को क्या किया था? ऐड किया था। तो वो है 1800 में, जब वो दूसरा इसका एडिशन आया था लिरिकल बैलेट्स का। ईस्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड। हु इज दिस ईस्टर्न डॉटर? अच्छा क्वेश्चन है। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। ईस्टर्न डॉटर यहाँ पर जो है वो ड्यूटी को कहा गया है। किसको कहा गया है? ड्यूटी को कहा गया है, ठीक है। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये ईस्टर्न जो डॉटर है वो कौन है? ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज। माइकल की कॉटेज का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 है, माइकल की कॉटेज का क्या नाम था? क्या वो इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार, या द मून, या ब्राइट स्टार? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? द इवनिंग स्टार, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
11 वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज अ, वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है वो क्या है भाई? ये जो प्रिल्यूड है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ठीक है, चलिए, प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन, किस पर इन्होंने लिखी थी? मिल्टन, बहुत फेमस है ये। दो शुड्स बी, मिल्टन दो शुड्स बी एट दिस आर, तो मिल्टन तुम्हें अभी होना चाहिए, है ना, कि हमें तुम्हारी जरूरत है, ये उसी इसी की लाइन से लंदन 1802। वर्ड्सवर्थ बुला रहे हैं मिल्टन को कि मिल्टन आ जाओ, इंग्लैंड जो है फिर से पदभ्रष्ट हो गया है और उसने प्रकृति को छोड़ दिया, तुम ही हो जो इसे संभाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर। whom does वर्ड्सवर्थ refer to in these lines? thy soul was like a star। इन लाइंस में इस लाइन में वर्ड्सवर्थ ने किसको रेफर किया है? क्या शेक्सपियर को, या मिल्टन को किया है, या बेन जॉनसन को किया है? तो इन तीनों में से कौन होंगे? हमारे मिल्टन होंगे। कि मिल्टन की आत्मा को वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, तुम्हारी जो आत्मा है ना वो एक तारे की तरह है। क्यों तारे से, क्यों इनको कंपेयर किया गया है इनकी आत्मा को? जैसे एक नॉर्थ स्टार आपने सुना होगा, उत्तरी तारा जो एक जगह फिक्स रहता है, जो यात्राओं में बड़ी मदद करता है लोगों की दिशा को निर्धारित करने में। तो वर्ड्सवर्थ का कहने का मतलब है कि मिल्टन तुम जो हो ना, तुम एक को ऐसे तारे की तरह हो जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है। बहुत गजब लाइन है ये भी वर्ड्सवर्थ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट वर्जन ऑफ पोयम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 में जो आई थी, हैज रिटन अंडर द टाइटल, किस टाइटल के अंदर लिखी गई थी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा लीच कैदरर। द लीच कैदरर नाम था किसका? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन व्हिच पोयम बंस एंड शेटरटन आर मेंशन्ड, किस पोयम में बंस और शेटरटन को मेंशन किया गया है? अभी हम ऊपर बात करके आए हैं रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में, जिसका एक और नाम क्या है? द लीच कैदरर। ठीक है, इसी में बर्न्स और शेटरटन का नाम या उनको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आर, लिविंग अपन भूल गए थे, तो दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आर की मिल्टन तुम्हें अभी भी होना चाहिए था, टेकन फ्रॉम, किससे ली गई है भाई? इसके दो नाम है, टू मिल्टन भी इसी का नाम है और लंदन 1802 भी इसका नाम है। ये दोनों अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखिएगा। टू मिल्टन मिलेगा तब भी यही आंसर होगा, लंदन 1802 मिलेगा तब भी आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, और ये लाइन जो है मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आर, तुम्हें अभी भी यहाँ होना चाहिए था ताकि तुम इंग्लैंड को, यहाँ के लोगों को बचा सकते भ्रष्ट होने से, फैशन आर्टिफिशियलिटी में जाने से, फैशन एंड फैड्स से बचाने में तुम्हें यहाँ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु ओपाइंस, किसका ओपिनियन है? देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें पूछ रहा है कि किसने अपना ये ओपिनियन दिया है कि देयर नीदर इज, ना तो है, नॉर कैन बी, ना ही हो सकता है, एनी एसेंशियल डिफरेंस, कोई आवश्यक या जरूरी अंतर, बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज, किसी प्रोज की लैंग्वेज में, एंड मेट्रिकल कंपोजिशन और मेट्रिकल कंपोजिशन में, मतलब दोनों सेम ही है। ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा कि कोई डिफरेंस नहीं है, ना तो प्रोज में ना तो पोएट्री में। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटर्न अबे इज line composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wine during a tour 13 जुलाई 1798। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798, वर्ड्सवर्थ ने इस जगह को दोबारा घूमा था कब? 1798 में। तो व्हेन डिड ही विजिट टिंटर्न अबे फॉर फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा टिंटर्न अबे इन्होंने कब घूमा था? क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 और इसमें ये पूछ रहा है कि 1798 में तो ये दूसरी बार गए, पहली बार ये कब गए थे?
तो हमारा जो जवाब होगा क्या 93, 94 या 95, तो हमारा जो जवाब होगा वो 1793 होगा कि पहली बार टिंटरनेबे घूमने के लिए वर्षवर्थ 1793 में गए थे और दोबारा जो है वो 1798 में गए थे। ठीक है, 5 साल का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनक? वर्ड्सवर्थ को मोरल यूनक किसने कहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका जो आंसर है वो शैले। शैले ने वर्ड्सवर्थ को मोरल यूनक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोएट्री? किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी खुद की थ्योरी ऑफ पोएट्री को नहीं फॉलो करते हैं? तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है हमारे टी.एस. इलियट ने, या टी.एस. इलियट ने वर्ड्सवर्थ को इसलिए क्रिटिसाइज किया है कि वर्ड्सवर्थ अपनी थ्योरी ऑफ पोएट्री को खुद फॉलो नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ examined in preface to the lyrical ballads? which sonnet of Gray? ग्रे की किस सोनेट को वर्ड्सवर्थ ने एग्जामाइन किया है इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स? लिरिकल बैलेट्स के अपने प्रीफेस में 1802 एडिशन में, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड ईस्ट और ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट है ये। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड नॉर्थ एंड साउथ। तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो ये है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट, इसकी उन्होंने चर्चा करी है, ये एग्जामाइन किया है अपने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में, जो कि 1802 में जो अगला एडिशन आया था इसका। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट बाय थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 कहता है द लिरिकल बैलेट्स वर बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लिरिकल बैलेट्स को और ज्यादा प्रशंसा मिली अमेरिका में देन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड से भी ज्यादा। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन, अमेरिका में कब इसका पहला एडिशन आया था? तो देखिए 1798 में तो इंग्लैंड में आया था। अब क्या उसी दौरान इंग्लैंड में अमेरिका में आया था? नहीं, तो जो पहला एडिशन अमेरिका में है वो 1802 में आया था। ठीक है, इंग्लैंड का पहला जो फर्स्ट एडिशन है इसका लिरिकल बैलेट्स का, ये 1798 का है, और लिरिकल बैलेट्स का पहला एडिशन जो अमेरिका में पब्लिश हुआ था वो 1802 का। ठीक है, चलिए ये देखिए 1843 का जो सन है, इसमें इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था साउदे के बाद में। ठीक है, और जो 1805 है, 1805 में इन्होंने अपनी प्रिल्यूड को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो अब इनकी प्रिल्यूड है ना, तो सबसे बड़ा इनका वर्क माना जाता है मैग्नम ओपस, वो प्रिल्यूड है। ये 1805 में कंप्लीट हो गया था, 1805 में, लेकिन ये पब्लिश हो पाया था कब? 1850 में, इनकी मौत के बाद पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। कौन? प्रिल्यूड, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ठीक है, चारों ईयर क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन। वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक कब पब्लिश किया था? तो बस इसका सन ध्यान रखिए, डेट ध्यान रखिए, सन ध्यान रखिए। 29 जनवरी 1793 को इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक को पब्लिश किया था। ठीक है, इवनिंग वॉक, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक, 29 जनवरी 1793। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन व्हिच लैंग्वेज वाज सोलिटरी गर्ल सिंगिंग। वो जो सोलिटरी गर्ल है ना, वो किस भाषा में गा रही थी? तो ये जो भाषा है इसकी, ये गायलिक थी, इसको एर्स भी कहते हैं, वो गायलिक भाषा में गा रही थी। ये द सोलिटरी रीपर इनका एक वर्क है, उसमें एक लड़की की बात की गई है जो कि फसल काट रही थी और गाना भी गा रही थी, तो उसी की भाषा को पूछा है कि वो किस भाषा में गा रही थी, तो वो गायलिक में गा रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। किस पोएम में ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा है? क्या लिखा है भाई, देखते हैं।
जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, सिर्फ कुछ चांदी के सिक्कों के लिए ही लेफ्ट अस, वो हमें छोड़ गया। जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, और वो हमें छोड़ गया सिर्फ इसलिए कि उसके कोट में एक रिबन का टुकड़ा लगा दिया जाएगा जो कि ये बताएगा कि वो इंग्लैंड का पोएट लॉरिएट हो गया है। तो ये ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में किस पोयम में कहा है? तो ये है लॉस्ट रीडर, द लॉस्ट रीडर। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि किसने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट रीडर कह के पुकारा है, तो वो ब्राउनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26. The following lines appear in She is in her grave and oh the difference to me, करेंगे वो अपनी कब्र में है और यही और मेरे और उसके बीच में यही एक अंतर है, यानी मैं तो बाहर हूं और वो जो है अंदर कब्र में लेटी हुई है। तो क्या पूछ रहा है भाई, ये लाइन कहाँ आई है? तो ये जो लाइन है ये है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ये लाइन शी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27. विच टाइम वर्ड्सवर्थ रिफर्स टू इन दीज लाइन्स फ्रॉम प्रिल्यूड, प्रिल्यूड में इन लाइन्स में वर्ड्सवर्थ किस समय की तरफ इशारा कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं? देखते हैं, पहले लाइन्स को पढ़िए भाई। यूरोप एट द टाइम, यूरोप उस समय वाज थ्रिल्ड विद जॉय, खुशी से उत्तेजित था। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आर्स, और जो फ्रांस है ना वो अपने स्वर्णिम युग पर खड़ा हुआ था। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, और ऐसा लगता था कि मानव प्रकृति ने फिर से जन्म लिया, यानी मनुष्य की जो मानसिकता है, जो सोच है, वो बदल रही है और वो जो है प्रकृति के नजदीक पहुंच रही है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये जो लाइन है ना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम को इन्होंने इंडिकेट किया है। किस टाइम को इंडिकेट किया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम को, ठीक है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, ये भी ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, किस कविता से ये लाइन ली गई है भाई? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये जो लाइन्स है ना ये हमारी है किसकी? डेफोडिल्स की लाइन्स है। इसमें डेफोडिल्स के बारे में बात की गई है कि वो ऐसे चमकते हैं हमारी आंखों में जैसे कि द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये एकांत का कोई वरदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया 29. विच पोएम दीज लाइन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ, कि ये जो लाइन्स है ये किस पोएम का पार्ट है? नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट, प्रकृति कभी भी उस दिल को, उस हृदय को, उस व्यक्ति को धोखा नहीं देती है दैट लव्ड हर, जो उसे पसंद करे या जो उस प्रकृति को प्यार करे, जो उससे लगाव रखे, जो उसकी देखभाल करे। तो ये जो 29 है क्वेश्चन, इसमें ये जो लाइंस दी गई हैं ये टिंटन अबे की पार्ट है, ठीक है। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, किसकी लाइंस है? टिंटन अबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन हुई है कहां से ली गई है? चलिए देखते हैं। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट बिलोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू बी फॉर टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, और क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसमें टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट, मेरे लिए सबसे बुरा फ्लावर फूल वो है दैट बिलोज, जिसका बिलो भूसा होता है, बिलो कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप ऑफ द टीयर्स। ये जो लाइंस है ये इमोरलिटी ओड से ली गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड, किसने कहा? हु सेड, किसने कहा? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लूम्स, तो वही है भाई, वर्ड्सवर्थ ही होंगे। तो जॉन कीट्स है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, पीबी शेले है। क्वेश्चन नंबर 31 जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन, इनमें तो कोई नहीं है, ये हमारे होंगे नन ऑफ दीज, यानी ये जो लाइंस है ये है वर्ड्सवर्थ की। किसकी लाइंस है भाई? वर्ड्सवर्थ की लाइन है। अभी पिछले क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया है, इसको देख लीजिए एक बार। और ये जो ली गई है किससे ली गई है? इमोरलिटी और से सेम लाइन से। अब हमें क्योंकि पता है इमोरलिटी और जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, तो हमारा नीचे का आंसर इसी से मिल गया।
ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई बताइए। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। गजब का एपिग्राम है यार ये। आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। किसकी लाइन है? वर्ड्सवर्थ की लाइन है। पोयम कौन सी है भाई? पोयम है माई हार्ट लीप्स अप। माई हार्ट लीप्स अप, मेरा दिल अचानक उछल पड़ता है ना। धड़कने भी कह सकते हैं, उछल पड़ता है थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, किसकी है? माई हार्ट लीप्स अप। और ये देखिए बात भी ऐसी है कि दिल उछल जाएगा किसी के सामने कहिएगा कि आपको पता है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कहेगा तो ये उसका भी दिल जो है उछल पड़ेगा एकदम। तो उसी से आप ध्यान रख सकते हैं। माई हार्ट लीव्स, माई हार्ट लीप्स अप। अच्छा है। क्वेश्चन 33। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। लुटू लूसी की है ये 33 पोयम। ये एक लूसी ग्रे इसमें कैरेक्टर है, ये उसके लिए कहा गया है कि लूसी ग्रे जितनी सुंदर बच्ची आज तक किसी ह्यूमन डोर यानी किसी मानव के घर में जन्म नहीं लिए। द स्वीटेस्ट थिंग, कौन है वो है लूसी ग्रे। ये लूसी पोयम्स में से एक है, इसकी कैरेक्टर भी यही है। इसकी माँ जो है शहर जाती है, शाम हो जाती है, तो वो जब उसकी माँ लौट के नहीं आती है तो इसके पिता कहते हैं जाओ जरा लालटेन लेके, क्योंकि आज की जो शाम है वो तूफानी होने वाली, तो माँ को रास्ता दिखाती हुई आ जाना। तो ये जब जाती है तो तूफान अपने समय से पहले आ जाता है और उसी तूफान में ये बेचारी ये खो करके रह जाती है। उसकी माँ तो घर पहुंच जाती है लेकिन ये नहीं लौटती है, तो फिर इसके माँ बाप जब ढूंढने निकलते हैं तो खाली उसके पैरों के निशान मिलते हैं जो एक पुल पर जा करके खत्म हो जाते हैं। बहुत हार्ट टचिंग पोयम है, उसको पढ़िएगा अगर वक्त मिले। उसका टाइटल ही लूसी ग्रे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? अवर बर्थ इज बट आवर स्लीपिंग एंड अ फॉरगेटिंग। हमारा जो जन्म है ना वो सिर्फ एक स्लीप एंड फॉरगेटिंग है। द सोल दैट राइजेस विथ अस अवर लाइफ स्टार हैथ had where it's setting। करें कि जो हमारा जन्म है ना वो सिर्फ एक तरह का सोना है, भूल जाना है। लेकिन जो द सोल है दैट राइजेस विथ अस, जो हमारे साथ आती है, अवर लाइफ स्टार, जो हमारी जिंदगी का एक तारा है, हैथ हैड इज वेयर इट्स सिटिंग, इसका तो ताल्लुक, इसका जो संबंध है वो तो कहीं और से है ना। तो ये जो पोयम लाइन्स है ये है इमोरलिटी ओड की लाइन्स है। ठीक है भाई। चलिए यहां से ध्यान रखिए, अवर बर्थ इज बट आ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, इस लाइन से आपको ध्यान रहेगा। इमोरलिटी ओड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स अकर, वी आर लेट अस स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। हम जो है वो बस एक बॉडी की तरह, सॉरी, लेट्स आई स्लीप इन अ बॉडी, सोए हुए हैं, एंड बिकम अ लिविंग सोल, और जीती जागती आत्मा बन गए हैं। तो ये लाइन जो है वो टिल्टन एबो, इसकी लाइन से टिल्टन एबो। चलिए 36 में आ गए भाई। Which work of Wordsworth was criticized in the Edinburgh Review with its insolent "This will never do"? किस किस पोयम को क्रिटिसाइज किया गया था? तो वो जो पोयम है वो है बॉर्डरर्स, बल्कि ये द बॉर्डरर्स होना चाहिए। ठीक है, इसको द एडिनबर्ग रिव्यू में क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज। अगर असली उत्थान की बात करें ना वर्ड्सवर्थ के करियर की, तो वो हमें कब से कब तक देखने को मिलता है? तो वो हमें ट्रू कमेंसमेंट अगर देखेंगे तो 97 और 98। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहस हो सकती है कि इतने बड़े पोएट का जो ट्रू कमेंसमेंट माना है इन्होंने, सिर्फ 2 साल माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कोई एक है जो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है। माइकल लिखी है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी लिखी है,
इट इज द ब्यूटियस इवनिंग, ये एक बड़ी ब्यूटियस इवनिंग है, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो जो द मे क्वीन है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, द मे क्वीन वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल फुट। वर्ष में बिल्ड, कविता बना सकती है प्रिंसली थ्रोन, एक राजकुमारों सा सिंहासन ऑन हम्बल फुट सच पर। तो ये लाइन भैया कहाँ से ली गई है, वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट वर्ड्स, अच्छा ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है, तो ये रॉबर्ट तो सबका है सरनेम बर्टन बर्न्स ब्रिजेस ब्लेयर, ये हमारा होगा रॉबर्ट बर्न्स से इन्होंने ये लाइन सीखी है कि वर्ष से आप एक नया कीर्तिमान, एक नया सिंहासन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए भाई। द एक्सकर्शन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, एक्सकर्शन जो है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है ये क्या शो करता है, वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी है, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। एक्सकर्शन की शुरुआत जो 1814 में हुई थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के डिक्लाइन ऑफ पोएटिक जीनियस को शो करता है, इंडिकेट करता है, या उसका मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, उसकी शुरुआत को बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर और द वर्ड्स ऑफ नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ए नहीं है, शैले नहीं है, बी नहीं है, कीट्स और बायरन भी नहीं है, कौन है, वर्ड्सवर्थ। कहा है इन्होंने कि एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, हर एक महान कवि एक टीचर होता है और मैं चाहता हूं कि मैं टीचर बना रहूं, मैं टीचर ही रहूं, है ना। चलिए ये मुझे टीचर की तरह याद किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, द सोनेट द वर्ड इज टू मच विथ अस इज रिटन बाय, ये जो दुनिया है ना हमारे लिए काफी है, काफी से भी ज्यादा है, टू मच है ना, काफी से भी ज्यादा है, तो ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। किसने लिखी है भाई, वर्ड्सवर्थ ने। द वर्ड इज टू मच विथ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन, लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुई थी, तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको हमने लिख दिया है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना है। कुछ लोगों को लगे तो बहुत आसान है भाई, कभी कभी आसान पूछ लेते हैं, और हो सकता है वही आसान जो है आप गलत कराएं, और वही एक आसान क्वेश्चन हो सकता है आपका नाम मेरिट से बाहर कर दे। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। डेट ऑफ बर्थ हर एक पोएट की, राइटर की, ऑथर की याद कर लीजिए, बर्थ प्लेस याद कर लीजिए, पेरेंट्स के नेम्स याद कर लीजिए, उनके छोटे से छोटे वर्क का नाम भी याद होना चाहिए। वही तो जो एग्जामिनर है उसके जो दिमाग की बात है ना, कि उसका दिमाग कहाँ लग जाए कि चलो इस बार जरा ये आसान वाला पूछ लेते हैं, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। यार कठिन तो सभी दे सकते हैं, या हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन ले ले जो आज तक किसी एग्जाम में ना आया हो, पूरे इंडियन स्टेट्स में, ना यूपी में, ना राजस्थान में, हरियाणा में, यूके में, ना एमपी में, बिहार में, कहीं ना आया हो। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और हम लोग उनको इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि ये तो आसान है यार, हमें आता है, तो क्या क्या ही जरूरत है याद करने की। अब यही 1798 या 1698 दे दिया, फिर 1898 दे दिया, है ना, और फिर 1798 दे दिया, तो हो सकता है ये ना हो, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं और किसी एक दूसरे में लगाएं। ठीक है ना, तो आसान क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होते हैं, उसके लिए एग्जांपल है ये आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। हु सेड, किसने कहा, ये क्वेश्चन रिपीट है। मिल्टन, दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें भी होना चाहिए था इंग्लैंड में। क्यों होना चाहिए था, ताकि ये जो पब्लिक, ये जो इंग्लैंड के लोग हैं ना जो भ्रष्ट हो चुके हैं, पद भ्रष्ट हो गए हैं, उनको तुम अपनी एक लाइन में ले आते, जैसा तुमने अपने समय में किया था जब गृह युद्ध चल रहा था 1642 में, जब तुम थे और तुमने जो है लोगों को अपने शब्दों से राजा के खिलाफ कर दिया था। और राजा के खिलाफ क्यों किया था, क्योंकि वो अपनी तानाशाही चला रहा था। तो आज कह रहे लोग भी अपनी तानाशाही चला रहे हैं, अपने मन के मालिक हैं, अपने मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। तो तुम्हें होना चाहिए था मिल्टन, ताकि तुम आज के इंग्लैंड को संभाल सकते। बहुत हार्ट टचिंग लाइन है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हु रोट
and about whom? Thy soul was like a star and dwelt apart. पिछले क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक पूछा गया था, thy soul was like a star, ठीक है। यहाँ पे इसमें जोड़ दिया है and dwelt apart, जो हमसे दूर रहती है। तो ये किसने कहा है भाई? ये मिल्टन ने कहा है क्या शेक्सपियर के बारे में, या कीट्स ने कहा है मिल्टन के बारे में, या वर्ड्सवर्थ ने कहा है मिल्टन के बारे में? तो बिल्कुल सही, वर्ड्सवर्थ ने कहा है मिल्टन के बारे में कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, हमारी आत्मा तो तारों की तरह है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो हमसे दूर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46। वर्ड्सवर्थ रोट प्रिल्यूड इन। वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को कितनी बुक्स में लिखा था? कितनी में? 14 बुक्स में। प्लानिंग तो ज्यादा की थी, लेकिन अनटाइमली डेथ ने उसको जो है, बल्कि ऐसा कहिए कि ये एक बड़ा वर्क था, द रिक्लूज, ठीक है, ये उसका पार्ट होने वाला था, एक्सकर्शन भी और ये भी, तो ये कंप्लीट ही नहीं हो पाया, तो प्लानिंग इनकी ज्यादा बड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47। इन विच ईयर द प्रिल्यूड पब्लिश्ड। प्रिल्यूड को कब पब्लिश किया गया था? कंप्लीट तो 1805 में हो गई थी, और ये पब्लिश हुई है कब? 1850 में, ठीक है। कंप्लीशन का ईयर पूछेगा, 1805 है, इसलिए पिछले वाले में ये बात नहीं ठीक लगी कि समय से पहले ही वो चले गए थे, बल्कि ठीक बात ये है कि जिसका पार्ट इसको बनाना चाह रहे थे रिक्लूज का, वो उसको पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए जो है ये जो इनका प्लान था ज्यादा बुक्स में लिखने का, वो फेल हो गया था। टू whom is Wordsworth's autobiographical poem The Prelude addressed? प्रिल्यूड जो है किसको एड्रेस की गई है? प्रिल्यूड पोएम जो है वो इनके जो घनिष्ठ मित्र थे कॉलरिज, उनको एड्रेस की गई है, ठीक है। और एक सवाल, ये जो पोएम है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये तो दिया है इसमें। इसके बाद ये कंप्लीट कब हो गई थी? 1850 में। ये पब्लिश कब हुई थी? 1805 में कंप्लीट हो गई थी, और 1850 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको एड्रेस है? कॉलरिज को एड्रेस है। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द एगोटिस्टिकल सबलाइम। एगोटिस्टिकल सबलाइम कह करके वर्ड्सवर्थ को किसने पुकारा है? तो वर्ड्सवर्थ को कीट्स ने ईगोटिस्टिकल सबलाइम कह करके पुकारा है। ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा है? कीट्स ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। हम बहुत कम देख पाते हैं जो कुछ प्रकृति में हमारे लिए है, या प्रकृति जो हमारी है ना, हम उसमें बहुत कम चीजें देख पाते हैं, तो इसका जो ऑपोजिट है ना, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये उसका उससे लाइन ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा द वर्ल्ड इज टू मच। यहाँ देखिए ये टू मच है, हमने इसको अपोजिट क्यों कहा यहाँ पर? लेते हैं थोड़ा सा हम देख पाते हैं, जो है बहुत ज्यादा, ऑक्सीमोरन कह लीजिए, है ना, एंटीथीसिस कह लीजिए, बल्कि अगर इनको एक साथ रखा जाएगा तो, ठीक है भाई। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं कि जहां थोड़े की बात की जाए ना, उसका आंसर जो है वो ज्यादा वाला है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 हो चुके हैं हमारे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। देखिए बहुत से लोग अब चैनल में विजिट करने लगे हैं, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि चलिए मेहनत रंग ला रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तो हमारा हौसला थोड़ा सा और बढ़ता जाएगा, ठीक है। और तैयारी में पूरा फोकस रखिए, पूरा फोकस रखिए, ज्यादा पढ़ने पर ध्यान मत लगाइए, जितना पढ़िए उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने में ध्यान लगाइए, सफलता आपके हाथों में होगी, ठीक है। चलिए तो ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है इसको हम जानेंगे लास्ट वॉर एग्जाम पार के नाम से, ये हम अपने थंबनेल में भी इसको शो कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।